हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। कैसे हो बच्चों? आई थिंक सब बढ़िया है। चलिए, आज हम लोग क्लास 9 के बारे में बात करने वाले हैं। हम क्लास 9 के बायो के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वी ऑलरेडी हैव studied these such topics in previous classes, but in this chapter we will discuss about the cell in much more detail. Now if we would like to start this chapter, we have to recall the first of the topic, that how we are composed of, how the life has been composed of. Let us first imagine, is it possible to have a body to form an organism without cell? In the class 8 we have studied about it, that cells combine together to form tissue combine together to form organ combine together to form organism, etc etc. तो उसी सेल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ अब अगर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इस बेसिक लेके चलते हैं कि जो सेल है, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल क्यों कहा गया? ये सेल क्या है, व्हाट इज सेल, हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड, ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे, बट इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया, पहले इस चीज की हम लोग चर्चा करेंगे। सबको पता है कि द ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स फ्रॉम ए सिंपल टू ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जैसे एक चींटी से लेकर के एलिफेंट का अगर बात करें तो सब सेल का बना पड़ा होता है। एवरी वन इज मेड अप ऑफ टीनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, दैट इज नोन एज द सेल। अब अगर बात करा जाए कि ये ठीक है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है, तो इसके कहाँ से आया, कैसे आया, लोग इसके बारे में कैसे जाने? क्योंकि भाई ये तो बात साफ है कि नो वन कैन इमेजिन द स्ट्रक्चर, द शेप, द साइज, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल। ये तो फैक्ट की बात है, बट क्या है, कैसे है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको। सेल चैप्टर हम लोग को यही पढ़ना है कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल के अंदर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे फंक्शंस क्या है उनके, ठीक है। तो चलिए, सेल को अगर हम लोग डिफाइन करें तो सेल को कहते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट का मतलब क्यों? तो स्मॉलेस्ट इसलिए क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो सब, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि कोई भी सबस्टांस जो है वो एटम का मिलकर बना होता है, और एटम जो हो गया उससे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। उसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे छोटे यूनिट्स जो है वो सेल से मिलकर बना है, और इसीलिए कहा जाता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट। और स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिज्म का बॉडी का स्ट्रक्चर बिना सेल का पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल भी कहा गया। और फंक्शनल इसलिए है कि जो सेल है कि मतलब कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये काम करता है, ये स्टोमक जो है ये काम करता है, इंटेस्टाइन जो है ये काम करता है, मतलब वो नहीं कर रहा है एक्चुअली, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम हमारे द्वारा परफॉर्म नहीं हो रहा, वो सारा का सारा काम सेल के द्वारा परफॉर्म हो रहा है। तो इसलिए हम लोग को कहना पड़ता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल की अगर हम बात करें तो सेल को एक माइक्रोस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग फैक्ट्स अबाउट द सेल डिस्कवरी। चलिए, फैक्ट नंबर 1 और 2 आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है, फिर अगर अगली स्लाइड में हम लोग बाकी के 5 फैक्ट देखेंगे। तो फैक्ट्स अबाउट सेल डिस्कवरी में पहला फैक्ट है कि रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश बोटेनिस्ट, ऑब्जर्व थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क ऑफ बार्क ऑफ ए ट्री अंडर ए सेल्फ डिजाइंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नोटिस्ड हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स। ये कहानी भी हमने पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाई कि रॉबर्ट हुक जो थे वो एक ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जो पेड़ पौधों के बारे में स्टडी किया करते थे। वो एक बार अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंदर एक ट्री के बार्क को स्टडी कर रहे थे, तो उनको हनी कॉम्ब की तरह कंपार्टमेंट्स में दिखा। हनी कॉम्ब का मतलब हनी बी का जो बीहाइव होता है उसमें छोटा छोटा, उसको ध्यान से देखो तो छोटे छोटे रूम की तरह डिजाइन दिखता है। तो उन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को ही नाम दिया सेल। टर्म सेल वाज डिराइव्ड फ्रॉम, टर्म सेल जो लैटिन वर्ड से आया जिसको सेल्ला कहा जाता है। सेल्ला का मतलब लैटिन में होता है लिटिल रूम। ही एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशंस इन ए बुक नेमली माइक्रोग्राफिया, और उनके सारे ऑब्जर्वेशंस उनके द्वारा एक पब्लिश बुक में लिखा गया है जिसको माइक्रोग्राफिया कहा गया। ही एक्चुअली ऑब्जर्व द रिजिड सेल ऑफ द डेड सेल। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने जिस चीज की खोज की थी वो था प्लांट के रिजिड सेल वॉल की
जो जनरली डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फैक्ट नंबर 1। अब स्क्रीन पे फैक्ट नंबर 2 देखिए। कहा जा रहा है कि एंटोन वन लीवेनहॉक जो 1674 में उन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। सबसे पहली बार बैक्टीरिया को देखा था, वो भी बैक्टीरिया जो माउथ में प्रेजेंट रहता है, फ्रॉम द टाटर ऑफ टीथ, उस टीथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया को उन्होंने पहली बार देखा था। उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स यानी कि फिश में प्रेजेंट बैक्टीरिया को देखा था। उसके बाद स्पर्म्स को देखा था, और उसके बाद प्रोटोजोन्स में वर्टिसेरा को देखा था। इस तरीके से मतलब उन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, डिस्कवरी मतलब इन्वेंशन किया, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा। लेकिन बैक्टीरिया के फादर, बैक्टीरियोलॉजी के फादर उन्हें कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। ये दोनों पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड में आते हैं हम लोग। इस स्क्रीन पे आपको 6 फैक्ट दिखाई दे रहे हैं। इस 6 फैक्ट में से आपका जो सबसे ऊपर में फैक्ट है, इस 30 यानी कि फैक्ट नंबर 3 कहता है कि एन ग्रीव प्रपोज सेल कॉन्सेप्ट विच स्टेट्स द सेल इज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एन ग्रीव नामक व्यक्ति ने सबसे पहले सेल के कॉन्सेप्ट को लाया था जो 1682 में, और उनका कहना था कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का। हालांकि आगे बढ़ने के बाद जब हम लोग सेल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये सारी बातें एक बार वापस से सामने आएंगी। इसके बाद चलिए अगला फैक्ट कहता है कि रॉबर्ट ब्राउन, फैक्ट नंबर 4, और इस स्क्रीन पे दिखाया गया सेकंड फैक्ट कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था ऑर्किड प्लांट के रूट सेल्स में। फैक्ट नंबर 3, पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म नामक वर्ड को कॉइन किया था। अब प्रोटोप्लाज्म उन्होंने कहा था एक ऐसे सबस्टेंस को जो जेली लाइक सेमी फ्लूइड था, जो सेल के अंदर पाया जाता था। उन्होंने सेल के अंदर पाए जाने वाले जेली लाइक सेमी फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था 1839 में। चलिए अब फैक्ट नंबर 6 पे आते हैं, और अब स्क्रीन पे जो फैक्ट 4 है उसमें एमजे शेडिन 1838 एंड थियोडोर श्वान 1839, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको सेल थ्योरी के लिए जाना जाता है। इन दोनों व्यक्तियों ने बारी बारी से प्लांट और एनिमल सेल के बारे में डिस्कवरी की, और इन दोनों के बारे में स्टडी करके अपने पॉइंट्स को दुनिया को दिया, जिसके बाद सारे के कंक्लूजन्स को एक साथ सेल थ्योरी के नाम से पब्लिश किया गया। फैक्ट नंबर 7 एक्चुअली, फैक्ट नंबर 7 कह रहा है कि रुडोल्फ विर्चो 1855, ए जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, proposed theory of Linnaeus which states omnis cellula acelluli, which means that new cells are formed from pre-existing cells। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में अपना एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ लिनेज कहा जाता है, जिसमें ये उन्होंने बताया कि जो सेल है वो पुराने यानी कि पहले यहाँ पे जो एग्जिस्ट करने वाले सेल है उसी से ओरिजिनेट होते हैं। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कोई भी सेल नया बन रहा है तो वो पुराने सेल से बनेगा। इसको ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था 1855 में, जो एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, और इनके इस स्टडी को थ्योरी ऑफ लिनेज कहा जाता है। इस स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है लास्ट फैक्ट, और फैक्ट नंबर 8 कहता है कि नॉल एंड रस्का, इसको एम नॉल एंड ई रस्का भी कहा जाता है, 1932 में जो जर्मनी के थे, दे डिजाइन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच वाज एम्प्लॉयड टू द स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वेरियस सेल ऑर्गन इन 1940। 1940 के सालों के आसपास 1932 में एमनॉल और ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कर दी, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, एक जनरल माइक्रोस्कोप से 1000 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। यानी कि एक सेल के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स थे उनको भी बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखाने में हेल्प करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो इनके द्वारा 1932 में डिस्कवर होने के बाद 1940 के आसपास लोगों को, बायोलॉजिस्ट को इसका बहुत फायदा मिला, और उन्होंने सेल के बहुत छोटे से स्ट्रक्चर को भी बहुत ज्यादा डीप स्टडी कर पाने में दक्षता हासिल कर ली। ठीक है, तो ये था फैक्ट नंबर 8 तो 9 आई थिंक। और इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्कवरीज के फैक्ट्स में लास्ट वाला फैक्ट।
लास्ट वाला फैक्ट कहता है कि इन टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न रिसर्चर्स द ओल्ड सेल थ्योरी हैज बीन मॉडिफाइड एंड इट हैज बीन स्टेटेड एज फॉलोज। अब आज रिसर्चर्स को ध्यान में देखते हुए इनके स्टडीज को देखा जाए तो पुराने सेल थ्योरी को इन्होंने चेंज करके, मॉडिफाई करके, सुधार करके कुछ इस तरीके से बना दिया। आज के जो सेल थ्योरी है उसके हिसाब से कुछ पॉइंट्स हैं, जिनमें से पहला पॉइंट कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सेल्स प्रोडक्ट। सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होते हैं और सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं। या तो सेल का बना होगा, नहीं तो सेल के प्रोडक्ट का बना होगा, जाहिर सा बात है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की यही कहानी है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारा का सारा जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है। रुडोल्फ विर्चो का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कंबाइन हो गया। पॉइंट नंबर 3, ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। कह रहा है कि सारे के सारे जो सेल होते हैं उनमें उनका जो बनावट होता है लगभग एक जैसा होता है। उनको बनाने के लिए जिस सब्सटेंसेस यूज हुए पड़े होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, और उन सब में होने वाली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो बेसिक एक्टिविटीज हैं सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, वो सारे एक जैसे लगभग होते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल इज द आउटकम ऑफ द कंबाइंड एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात करें कि एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली ये परफॉर्म करता है, ये काम करता है, वो काम करता है, तो वो काम जो है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं बल्कि उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो प्रेजेंट सेल्स हैं उन सारे अलग अलग टाइप के या फिर बहुत सारे जो डिफरेंट सेल्स हैं उन सेल्स का मिलकर के किया गया काम का रिजल्ट है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ये बेसिक चीज है, इसके बारे में लोगों ने पहले भी बातें करी थी कि सेल जो है वो सारे लिविंग बींग का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर इमेजिन कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म, जस्ट इमेजिन अ लाइफ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और इमेजिन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और imagine the working of an organism or organ or performing any function in the absence of cell is quite difficult. So आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने बात किया है कि सेल के डिस्कवरीज के फैक्ट्स तक हो गए। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। आप लोग चाहें तो इन सारे नोट्स को बारी बारी से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, ये आपका नोट्स भी बन जाएगा, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, ठीक है। चलिए, ओके, आते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।